ओके, नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जेपीएससी पेपर 1 का जो टेस्ट सीरीज आप लोग अटेम्प्ट किए थे उसका एनालिसिस लेके आया हूं। देखिए, फर्स्ट सवाल है, जैसा कि यहाँ सवाल था आप लोग का फर्स्ट सवाल कि गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी। इसमें हम हर एक ऑप्शंस का एनालिसिस करने का पूरा कोशिश किए हैं और जो इसका प्रॉपर आंसर है विथ लॉजिक ये हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, गुप्त संवत जो बोल रहा है, ये गुप्त संवत की शुरुआत गुप्त काल से हुई है, यानी इसको हम लोग गुप्त काल भी बोलते थे। जो चंद्रगुप्त प्रथम के समय से स्टार्ट हुआ 319 ईस्वी। तो ऑप्शन में 319 ईस्वी है ही नहीं। ऑप्शन में आपका दिया हुआ 78 एडी, 320 एडी, 57 बीसी और 57 एडी, यानी ये चार ऑप्शन में से आपका 320 इज द करेक्ट आंसर। यानी 320 ईसा पूर्व जो है, 320 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं, 319 अप्रोक्सीमेटली 320 एडी एनो डोमिनी, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। 319 ईसा पूर्व, ये नहीं 319 ईस्वी, ये करेक्ट आंसर होगा। यानी गुप्त संवत का जो शुरुआत है वो 319 ईस्वी से स्टार्ट हुआ। देखिए, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ 78 एडी, यानी ये जो है शक संवत का प्रारंभ हुआ, ये सातवाहन वंश के शासनकाल से शुरू हुआ है। और उस वक्त वहां उस समय शासक था, राजा था शालिवाहन राजा। उसके काल में ये शक संवत की शुरुआत हुई और कनिष्क प्रथम ने इसको स्टार्ट करवाया था। कनिष्क प्रथम। फिर इसके बाद एक ऑप्शन और है 58 एडी, ठीक है, यानी 58 एडी जो दिया है उसमें ग्रिगोरियन कैलेंडर की प्रचलन शुरुआत हुई और ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है 58 एडी से कंटिन्यू हो गया। इसके बाद अगला ऑप्शन है 57 बीसी। 57 बीसी जो है, देखिए यही बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ये विक्रम युग की शुरुआत हुई थी। रोमन कैलेंडर का संबंध है 57 बीसी से। और फुल फॉर्म जैसा कि आप बीसी का समझ गए, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, उसी तरह एडी का होता है एनो डोमिनी, यानी ईसा पूर्व और ईसा काल और ईसा के बाद वाला काल। तो ये एडी जो होता है ईसा काल के बाद वाला काल को माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का एनालिसिस है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इसमें कहता है जो विषम जोड़े हैं उसको आपको पहचानना था। तो विषम जोड़े क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में था क्या। क्वेश्चन नंबर 2 में इसे दिया हुआ था कि गुप्त संवत, गुप्त काल में जो अलग अलग तरीके से जो कर लगाया जाता था, है ना, वहां के जो राजाओं के द्वारा वहां के जो प्रजाओं पे जो अलग अलग कर लगाया जाता था, उस कर का मैचिंग्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका देखेंगे, हम इसमें अलग अलग जो दिया है उसका एनालिसिस करते हैं और साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देते हैं जो आपके अगले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। क्या पता, हो सकता है कि सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन आपका अगला एग्जाम में रहे और अगला सेट में हो और काफी इक्विवेलेंट हो इससे। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं होगा, बट उस पैटर्न पे क्वेश्चन होने की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री से तो क्वेश्चन रहना ही है। जितना क्वेश्चन का उसमें लिस्ट अप किया हुआ 5 क्वेश्चन तो एंशिएंट से रहेगा, तो वो रहेगा। देखिए, पहला है इसमें उपार्निक जो लिखा हुआ है, ये बॉर्डर क्षेत्र से प्राप्त कर, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये मतलब इसमें पूछा था कि कौन गलत है ना। तो यूपार्निक कर के जगह पे दे दिया था पुलिस कर, जो गलत होता है। उपार्निक कर पुलिस कर नहीं होता है, यूपार्निक कर बॉर्डर क्षेत्र से प्राप्त कर को यूपार्निक कर बोला जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी विषम गलत वाले को पहचाना था। गुप्त काल में लिया जाने वाला जो विभिन्न तरह का जो कर है उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कलिप्ता या उपकलिप्ता, ये दोनों जो कर है ये सेल्स टैक्स या फिर हम लोग परचेज टैक्स के रूप में इसको जानेंगे। ये उस समय जो सेल्स, जो भी वहां पे बाजार में जो बेचा जाता था या परचेज किया जाता था, वहां पे उस वक्त कलिप्ता या उपकलिप्ता जो है सो उसका नाम कहलाता था और वो कर वसूला जाता था। जिस तरह अभी हम लोग जीएसटी देखते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, ठीक उसी तरह से उसमें समझ लीजिए कि कलिप्ता उपकलिप्ता था। आप कुल मिला कैसे समझ सकते हैं। हाली डंडा और हाली वकर, ये आपका जुताई कर था। इसके बाद आप देखिए बाली अतिरिक्त कर,
ठीक है, बाली हम लोग अतिरिक्त कर के रूप में जानेंगे, बाली अतिरिक्त कर के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे और किस तरह का कर की चर्चा जो है सो गुप्त काल में किया जाता था, तो वो भी हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक कर का नाम लिखा हुआ प्रत्यय, ठीक है, एक कर का नाम लिखा हुआ प्रत्यय। तो प्रत्यय जो था वो टोल टैक्स दिया जाता था, जिस तरह अभी हम लोग जैसे हाईवे यूज करते हैं तो गवर्नमेंट को हम लोग टोल टैक्स पे करते हैं, ठीक उसी तरह उस समय प्रत्यय जो है टोल टैक्स के रूप में लिया जाता था। और उस समय की भी सड़कें काफी प्रचलित और काफी जो विकसित थी। इसके बाद जो है भोग एक कर होता था जो राजा का अंश माना जाता था उत्पादित वस्तुओं में, यानी अगर किसी वस्तु का उत्पादन वहां की प्रजा करती है तो उसमें राजा का क्या अंश होगा, ये इसका निर्धारण होता था भोग के माध्यम से। यानी भोग जो होता था एक तरह का टैक्स होता था, एक तरह का कर होता था, जो वहां की प्रजाएं जो उत्पादन करती थी उसमें से ऑटोमेटिकली राजा उसमें सेटअप करता था कि हमें इतना परसेंट उस प्रोडक्ट में से चाहिए होगा, तो उसका उसका कर का नाम भोग था। अब भोगा था जनरल ट्रिब्यूट, एक तरह का ये कर है। भट्ट पुलिस कर, देखिए वो जो गलत अभी हम मैचिंग दिया था उपार्निक, तो उपार्निक दिया था पुलिस कर में जो गलत है। उपार्निक होगा बॉर्डर टैक्सेस से संबंधित है ना, बॉर्डर से संबंधित टैक्सेस जो बॉर्डर क्षेत्र से प्राप्त होता है वो आपका होगा क्या, वो होगा उपार्निक, वो पुलिस कर नहीं होगा। जब पुलिस कर के जगह पे होना चाहिए था भट्ट, अगर भट्ट इसके जगह पे देता तो करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए नेक्स्ट है चार्ट, सिक्योरिटी टैक्स के रूप में हम लोग सुरक्षा कर जिसको बोल सकते हैं, चार्ट है गुप्त काल के समय में ये जो है सो वसूला जाता था। फिर चरसाना, ठीक है, ये आपका ग्रेजिंग टैक्स होता है, पशुओं को चारागाह चराने के लिए जो टैक्स देना पड़ता था वहां की राजाओं को, वहां के राजा, उनको हम लोग टैक्स को बोलते थे चरसाना। फिर हिरण्या है, हिरण्या किसी खास उत्पादन पर लगने वाला कर, कैश में ये देना पड़ता था, यानी कैश में आपको जो कैश में देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, उसको हिरण्या बोलते थे, किसी खास उत्पादन पर लगने वाले कर को, ठीक है। इसके बाद देखिए उड़क भाग, इसको हम लोग जल कर बोलेंगे, और उपारी कर, सभी मुद्दों से प्राप्त कर को हम लोग उपारी कर बोलेंगे। सभी मुद्दों से, सभी विषयों से, अलग अलग विषयों से जो प्राप्त कर होते हैं उसको एक संग्रहित तरीके से हम लोग उस कर को नाम देंगे उपारी कर, जो गुप्त काल में काफी प्रचलित। इसके बाद देखिए ट्राड्या एक बोल के कर है जो नेविगेशन पे लगता था, ठीक है, नेविगेशन पे लगता था, ये साइंटिफिक वर्ड है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। टैक्स ऑन नेविगेशन ट्राडिया ये कर का नाम है। रज्जु जो कर है ये भूमि माप के लिए यूज किया जाने वाला कर था, और ये रज्जु इस ऑप्शन में दिया हुआ था, जो इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए रज्जु दिया है ऑप्शन नंबर 1 में, भूमि की माप के लिए कर, यहीं से सवाल सेट किया गया है। राजू भूमि माप के लिए कर दिया है। इसके बाद देखिए सबृष्टि दिया है जो फोर्स टैक्स है, यानी मजबूरी मजबूरन में जो कर दिया जाता है, मजबूर कर ये हो गया। बेडक भोग ये दिया जाता था सिंचाई कर, है ना, बेडक भोग सिंचाई कर है। और उपार्निक जो बोल रहे हैं वो बॉर्डर टैक्स होता था, इसकी चर्चा हम शुरुआत में ही कर दिए थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2। तो आई होप अगर इस तरीके का सवाल आपका आता है नेक्स्ट सेट में या फाइनल एग्जाम में भी आता है तो आप इसको आसानी से गुप्त काल से संबद्ध जो गुप्त काल से संबंधित जो आपका जो कर है, अलग अलग जो नाम से जाने जाते हैं, इसको आप बेहिचक तरीके से कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में जाएं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, 3 में क्या मेंशन किया होता क्वेश्चन उसको देखिए। क्वेश्चन 3 था आपका कि दूसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो चार्ट हम प्ले किए हुए हैं आपके सामने, इस चार्ट में हम सारा कवरेज कर दिए हैं, यानी कि कुछ भी पूछ ले, चाहे तो बौद्ध संगीति के बारे में स्थान से संबंधित सवाल हो, शासक से संबंधित सवाल हो, या अध्यक्ष से संबंधित सवाल हो। तो देखिए ये प्रथम बौद्ध संगीति है, ये प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में, ये 483 ईसा पूर्व में जो प्रथम बौद्ध समिति, बौद्ध संगीति बोल सकते हैं, कॉन्फ्रेंस वो जो हुआ था बौद्धों की, ये स्थान था राजगिरा, यानी ये राजगिरा में वो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। और उस समय का जो शासक था वो अजात शत्रु था और अध्यक्ष था महाकश्यप। इसका हम ट्रिक्स भी चर्चा करेंगे, पहले आप सम्मिलित तरीके से आप इसको देखिए। द्वितीय बौद्ध संगीति सीधा 100 उसमें आप माइनस करेंगे तो ईसा पूर्व में हो जाएगा, यानी माइनस क्या सच कहे तो वो प्लस होता है, 383 ईसा पूर्व।
ठीक है। और इसमें तृतीय जो है 251 और इसी तरह करके आपका जो है सो चतुर्थ बौद्ध संगीति इसके है ना बाद मतलब जोड़ा जाएगा और वो अराउंड 200 के आसपास आएगा। तो ये यहाँ आपको ध्यान रखना है कि वो अप्रोक्सीमेट ईस्वी। और स्थान जो माना गया है राजगिरा इसका प्रथम बौद्ध संगीति का, द्वितीय का वैशाली, तृतीय का पाटलिपुत्रा, चतुर्थ का कश्मीर। इसका ट्रिक से स्थान का रावा पाक, रावा रा से राजगिरा हो गया, वा से वैशाली हो गया, पा से पाटलिपुत्रा, का से कश्मीर, रावा पाक, रावा पाक, रावा पाक, ये आपका स्थान से संबंधित हो गया। शासक देखिए अजात शत्रु, काला शोक, अशोक और कनिष्क 1 2 3 4 यानी चौथा संगीति तक लास्ट हम लिख दिए हैं। कनिष्क कुंडलबन, कश्मीर कुंडलबन, ध्यान रखेंगे। तो उस समय देखिए इसका था आका आक, आका आका बोल रहे हैं, आका मतलब कमयाकार का आका और आक, तो का रहेगा कमयाकार का, तो काला शोक हो गया, आजाद शत्रु हो गया स्टार्टिंग में, उसके बाद थर्ड में अशोक हो गया, 4 में कनिष्क हो गया। ठीक है। अध्यक्ष वाला देखिए, अध्यक्ष वाला ही सवाल, अध्यक्ष में ही प्रॉब्लम करता है। महाकश्यप, ध्यान रखेंगे, सबा कमीर, और इसका दूसरा नाम भी था सबा कमीर या सर्वकामिनी। ये द्वितीय बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था वो सबा कमीर थे। और मोगाली पुती से तीसरे में और चतुर्थ में था वसुमित्र। तो ये ध्यान रखेंगे। मासा माओ ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, मासा माओ, आका आक और रवा पाक, इस तरह से आप ट्रिक्स याद रख सकते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था उसी में हीनयान और महायान ये दो सेगमेंट्स में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया। अब प्रथम बौद्ध समिति में विनय पिटक और सूत पिटक ये दोनों जो है इसकी डिटेलिंग हुई थी वहां पे, विनय पिटक और सूत पिटक के रूप में प्रथम बौद्ध संगीति में। और अभिधम पिटक जो जोड़ा गया तीसरा, वो तृतीय बौद्ध संगीति के माध्यम से जोड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का एनालिसिस था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अशोक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अशोक के शिलालेख से संबंधित सवाल है कि अशोक के किस शिलालेख में सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता का वर्णन किया गया है। तो सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता की जो बात कही गई है ये आपको जानना है कि किस शिलालेख में है। तो देखिए अशोक से संबंधित और उनके शिलालेख से संबंधित हम सारा सवाल ही कवर कर लिए हैं ताकि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी छूट नहीं पाए, और बाकी इसकी चर्चा करेंगे। तो अशोक के 14 शिलालेख विभिन्न लेखों का जो समूह है वो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए, जिसमें से आप देखेंगे पहला धौली जगह का नाम है जो उड़ीसा पुरी में है, वहां से भी शिलालेख प्राप्त हुआ है। शहबाजगढ़ी पाकिस्तान पेशावर में है, मानसेहरा पाकिस्तान हजारा, ठीक है, और मानसेहरा पाकिस्तान हजारा हो गया। इसके बाद कालसी उत्तराखंड देहरादून, और जौगढ़ उड़ीसा जौगढ़ में, ये 5 हुआ। छठा नंबर में दिया हुआ आपका, छठा नंबर में आपका देखेंगे छठा नंबर में देखिए ये दिया हुआ सोपारा, सोपारा दिया हुआ है। सोपारा महाराष्ट्र में है, पालघर जिला है, और एड्डागुडी आंध्र प्रदेश में कुर्नूल जिला में है, कुर्नूल जिला, और गिरनार आपका काठियावाड़ जूनागढ़ में। तो ये 8 जगहों पे अशोक के जो विभिन्न शिलालेख हैं वो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं, और टोटल 14 शिलालेख महत्वपूर्ण इसमें अशोक से संबंधित है। 14 विभिन्न शिलालेखों में आप देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। लेकिन आप देख रहे हैं तो 1 2 आप 14 देख सकते हैं, 1 से 14 तक का सभी शिलालेख का जो संक्षिप्त विवरण है वो आप देख लीजिए, क्या पता अगला एग्जामिनेशन में आपके लिए काफी काम का चीज आ जाए। प्रथम जो शिलालेख है वो पशुवध व मनोरंजन को निषेध करने से संबंधित है, उसमें मनाही किया गया कि मनोरंजन वगैरह हो गया, इस पे आप बिल्कुल ही फोकस मत करो, पशुवध को रोका गया है। ठीक है। द्वितीय जो शिलालेख है इसमें मनुष्य एवं पशुओं के चिकित्सा और उसके बेहतर रहन सहन को लेकर चर्चा किया गया। तृतीय जो शिलालेख है उसमें राजकीय पदाधिकारियों का प्रत्येक 5 वर्षों में धर्म प्रचार के दौरे पे जाना होगा, इस तरह के आदेश जो है सो तृतीय शिलालेख में, अशोक के तृतीय शिलालेख में दिया गया। चतुर्थ में नैतिकता एवं दया से संबंधित है। पंचम में धर्म महामात्रों की नियुक्ति हुई है पुरुष में, ध्यान रखेंगे, पुरुष धर्म महामात्रों की नियुक्ति पंचम में। और षष्टम जो शिलालेख है, षष्टम शिलालेख है वो सर्वलोक हित से संबंधित सार्वजनिक सुझाव राजा तक पहुंच पाए, इसकी सुगमता और इसकी सुलभता हो, ये सुनिश्चित करने के लिए एक आदेश जारी किया गया है राजा के द्वारा कि सर्वलोक हित से संबंधित किसी भी तरीके का अगर संवाद करना हो तो सार्वजनिक सुझाव करना हो तो बेहिचक राजा तक वो मैसेज पहुंचाया जा सकता है। ये छठा शिलालेख चर्चा है। 7वां शिलालेख आपका जाति संप्रदाय की स्वतंत्रता से है।
देखिए सवाल आपका पूछा था कि किस शिलालेख में धर्म के लिए सहिष्णुता का वर्णन है, धार्मिक सहिष्णुता की चर्चा है। तो जाति संप्रदाय की स्वतंत्रता तो यहाँ मिल गया, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ धार्मिक सहिष्णुता की जो बात है वो आपको आगे मिलेगा। अष्टम में देखिए राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक ने बोध गया की यात्रा धर्म यात्रा की, अष्टम अभिलेख में ध्यान रखेंगे। इसके बाद नवम में आएंगे, इसके बाद जो नौवां अभिलेख है उस नौवां अभिलेख को आप देखेंगे तो नौवां अभिलेख में क्या क्या चीज है कि दास व सेवकों के प्रति शिष्टाचार अनुपालन, शिष्टाचार से पेश आया जाए। पूरे राज्य में राजा के द्वारा यह आदेश गया कि जो जितने भी सेवक हैं उनके प्रति शिष्टाचार का पालन सभी एक दूसरे के सामने करेंगे, एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे। ब्राह्मण और जो श्रमण है, ब्राह्मण के प्रति उचित बर्ताव, जो ब्राह्मण वहां के रहने वाले थे, है ना, जो उस राज्य साम्राज्य में जो ब्राह्मण लोग थे उनके प्रति उचित बर्ताव, और जो वहां भ्रमण के लिए आते थे, जो कह सकते हैं आगंतुक, बाहर से आने वाले, जानवरों के प्रति उदारता, ये भी नवम अभिलेख, यानी नवम अभिलेख बड़ा अभिलेख है। नवम अभिलेख में देखिए किन किन 3 चीजों का चर्चा हुआ है कि जानवरों के प्रति उदारता हो, ब्राह्मण एवं जो बाहर से आए हुए आगंतुक हैं उनके प्रति उचित बर्ताव हो, दास एवं सेवकों के प्रति शिष्टाचार का अनुपालन हो। दसम अभिलेख में यश व कृति के लिए नैतिकता का प्रयोग, इस पर बल दिया गया। 14वां शिलालेख में शिलाओं के ऊपर धम्म लिपिबद्ध करवाया गया, और 14वां शिलालेख में सबसे महत्वपूर्ण चीजें ये याद रखना है कि 13वां शिलालेख में जो चीजें छूट गया था, या 13वां शिला, क्योंकि 14वां शिलालेख महत्वपूर्ण है, 14वां ही आपका जो पाया गया वर्तमान ऑब्जर्वेशन के अनुसार वो तो अंतिम वही है 14वां शिलालेख। तो उसमें जो चीजें जोड़ा गया वो 13वां में जो छूट गया था या 13वां में जो त्रुटि था वो 14वां शिलालेख में जोड़ा गया। तो शिलाओं के ऊपर धम्म लिपिबद्ध करवाया गया, धम्म से यानी धार्मिक लिपियों का और धार्मिक चर्चाएं उसमें मेंशन किया गया। और 11वीं धम्म की व्याख्या, धर्म के वरदान को सर्वोत्तम बताया 11वीं शिलालेख में। 12वीं शिलालेख में आप देखेंगे, 12वीं शिलालेख जो है सभी महामात्रों की, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, देखिए पुरुष महामात्रों की नियुक्ति की चर्चा हम किसमें किए थे, पंचम में। पंचम शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति थी पुरुष में, और 12वीं में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति है। धार्मिक सहिष्णुता की नीति, देखिए यही सवाल का आंसर है कि अशोक के किस शिलालेख में सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता का वर्णन किया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 12वीं शिलालेख। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति भी अगर पूछता तो भी 12वीं शिलालेख होता, लेकिन पूछा क्या है कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति जो है वो किससे संबंधित है, तो 12वीं शिलालेख से। तो धार्मिक सहिष्णुता आपकी 12वीं शिलालेख। देखिए 13वीं शिलालेख भी आपका अच्छा और इंपॉर्टेंट है, कलिंग विजय के बारे में चर्चा, जो युद्ध हुआ था अशोका दी ग्रेट, जो इनको टाइटल पड़ा, अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, कलिंग विजय, पड़ोसी राजाओं का वर्णन, और खासकर पड़ोसी राजाओं में जो पश्चिमी लोकेशन में है, उस वक्त इंडिया का जो मैप था उसके अकॉर्डिंग जो पश्चिमी कॉर्नर में आपके जो कंट्रीज हैं या उनके जो पड़ोसी देश हैं उनकी चर्चा 13वां शिलालेख में है। और जिनमें से खासकर कुछ विशेष ऐसे देश हैं, पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य, जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, जो आपको ध्यान रखना है। एंटीओकस द्वितीय जो सीरिया का राजा था, टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय मिस्र से संबंधित, और मगस ये सीरीन था, और अलेक्जेंडर एपिरास और गोनाटस मकदुनिया का शासक, गोनाटस टाइटल याद रखेंगे, गोनाटस मकदुनिया का शासक। तो इसकी चर्चा 13वें शिलालेख में किया गया है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका कि अशोक के किस शिलालेख में सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता का वर्णन है, तो आप यहाँ देख सकते हैं धार्मिक सहिष्णुता की नीति जो है सब 12वीं शिलालेख में किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि इसमें भी मैचिंग्स वाला था, तो क्वेश्चन नंबर आप ये देख लेंगे, ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध, ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध मैचिंग्स वाला था, पूछा कौन जोड़ा सही नहीं है। ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध लिखा हुआ क्वेश्चन में अजुर्वेद, जो गलत है, ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध अजुर्वेद से है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ऐत्रेय ब्राह्मण का जो संबंध है वो ऋग्वेद से है। ऐत्रेय ब्राह्मण का जो संबंध है वो ऋग्वेद से है, और ये 40 अध्याय है इसमें, और 285 कंडिकाएं हैं।
ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ऋग्वेद से संबंधित है, 40 चैप्टर इसमें, और कंडिकाएं हैं 285। करीब करीब आप मान के चलेंगे कि जितना चैप्टर है उसका 5 गुना, 6 गुना, 7 चौका 28, 7 गुना, हाँ करीब करीब 7 गुना है। यानी आप ये समझ लीजिए कि ऑन एन एवरेज एक चैप्टर में 5 से 7 कंडिकाएं होती है। तो 40 चैप्टर है तो 285 कंडिकाएं, करीब करीब 7, 7, 8 आप मैक्सिमम ले सकते हैं। यानी आप 7 मान के चलिए कि 7 कंडिकाएं पर चैप्टर के हिसाब से ऑन एन एवरेज ये टोटल 40 अध्याय में 285 कंडिकाएं ऐत्रेय ब्राह्मण में है। और यही इसका सही जवाब है, क्योंकि ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध आयुर्वेद से ना होकर के ऋग्वेद से है। बाकी जो दिया था आपका क्वेश्चन में, जैमिनी या तावलकर ब्राह्मण सामवेद करेक्ट है, तैतरी ब्राह्मण या सतपथ ब्राह्मण अजुर्वेद ये भी सही है, गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद ये भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, 1612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़ों ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? तो सूरत में, क्योंकि 1613 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री की स्थापना अंग्रेजों ने की थी, और वही 1612 का युद्ध के जीतने के बाद। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है होयसल, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका होयसल राजवंश से संबंधित है। तो अगर होयसल राजवंश का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आपके पास रहता है तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, क्वेश्चन आपका सही जाएगा। तो क्वेश्चन तो काफी लंबा इसमें बनाया हुआ है, आप देखिए इसमें मेन इसमें क्या पूछा है। ये सवाल था होयसल वंश के, और वहां के जो राजा थे नरसिंह प्रथम, नरसिंह द्वितीय, नरसिंह तृतीय, इन तीनों से ही ऑप्शन को सेट किया गया है। तो इसके आसपास का जो भी इर्द गिर्द का जो इंफॉर्मेशन है वो सब हम शेयर कर देते हैं, उसके बाद फाइनली आपका जो जवाब है वो मिल जाएगा। देखिए होयसल वंश की राजधानी थी बेलूर, कर्नाटका राजधानी थी उसकी, अभी साउथ में है। हिंदू इसमें जो प्रमुख जो धर्म चलता था, हिंदू चलता था, जैन धर्म चलता था होयसल वंश में, यही दो पॉपुलर धर्म थे। नरसिंह प्रथम, नरसिंह द्वितीय और नरसिंह तृतीय ये तीनों का ऑप्शन दे रखा है। तो आपको ये जानना है कि नरसिंह वन किस लिए फेमस थे। वो राजा होयसल वंश में जो राजा हुए नरसिंह प्रथम, ये चालुक्य वंश के राजा तेलप्पा की हत्या की। और ये जो नरसिंह प्रथम थे ये दो घटना के लिए जाने जाते हैं कि इन्होंने चालुक्य वंश के राजा के साथ युद्ध किया और उनको हराया भी और उनकी हत्या की। तेलप्पा, ध्यान रखेंगे तेलप्पा की हत्या किसने की। कई बार सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि चालुक्य वंश के राजा तेलप्पा की हत्या किसने की, तो नरसिंह प्रथम ने की। तो सवाल जो है नरसिंह प्रथम से है ही नहीं, तो नरसिंह प्रथम इसका जवाब होगा नहीं। लेकिन नरसिंह प्रथम से अगर सवाल पूछ लिया तो आपको यही दो ऑप्शन मिलेंगे कि चालुक्य वंश से संबंधित जो राजा है उसकी तेलप्पा की हत्या होनी चाहिए, और नहीं तो इसे अपने बेटे ने राजगद्दी से हटाया वीर भल्लाल द्वितीय ने। उसका बेटा का नाम था वीर भल्लाल द्वितीय और उन्होंने अपने राजगद्दी से नरसिंह प्रथम अपने पिता को हटाया था। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। नरसिंह द्वितीय अगर नरसिंह वन से आएगा तो ये दो स्टेटमेंट से आपका सवाल क्लिक हो जाना चाहिए। नरसिंह द्वितीय से अगर सवाल आ गया तो ये जानना है पांडे जो थे, पांडे है ना, जो राजवंश चल रहा था उसके साथ युद्ध किया और युद्ध को जीता भी नरसिंह द्वितीय ने। अब भाई बच गया नरसिंह तृतीय, तो नरसिंह तृतीय ही करेक्ट जवाब है, क्योंकि नरसिंह तृतीय ही ने होयसल शासक पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की पूजा करता था, और मगह नंदी सिद्धांत जो बलात्कारागण के दिगंबर महंत थे उनको आध्यात्मिक सलाहकार नियुक्त किया था। जैन धर्म से संबंधित अगर चर्चा होगी तो नरसिंह तृतीय होगा, नरसिंह तृतीय इसका करेक्ट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जानना है कि ये क्या है, तो सूरसागर साहित्य, इसमें आपको जानना है सूरसागर साहित्य, सूरसागर साहित्य रत्ना और सूर स्वरावली संकलित जो किया गया था वो सूरदास से था। सूरदास इसका करेक्ट जवाब है। ऑप्शन में आपका कालिदास के बारे में लिखा हुआ, कालिदास इसका करेक्ट जवाब नहीं है, बट अगर कालिदास से सवाल बनता तो ये जान लेंगे कि कालिदास शेक्सपियर ऑफ इंडिया जाना जाता था, इनको नाम था। और रघुवंशम, कुमार संभवम और ऋतु संहारम जैसे रचनाएं कालिदास के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका जो है वो काकतीय वंश से सवाल है। काकतीय वंश, देखिए राजवंश से सवाल पूछ रहा है। पूछा गया है इतालवी यात्री मार्को पोलो जब भारत के मोटपल्ली बंदरगाह पर पहुंचा था तब काकतीय शासक का किसका शासन था? तो इसमें जो सबसे प्रतापी राजा और जो सबसे फेमस राजा हुए रुद्रमा देवी, ठीक है, वो मतलब आप महारानी थी, और इसके इनके पिताजी नाम था गणपति देव, तो और बाकी महादेव, तो ये सभी जो हैं ये मतलब काफी फेमस राजा हुए काकतीय वंश में।
तो काकतीय वंश से संबंधित आपको कौन सा टर्मिनोलॉजी को याद रखना है, तो काकतीय वंश में जानना है कि कोहिनूर का हीरा सबसे पहले इन्हीं लोगों के पास आया था, यानी काकतीय वंश ही रिजर्व करके रखा था कोहिनूर का हीरा। और वारंगल का जो रामरप्पा मंदिर बना हुआ है, वारंगल जो कहाँ पड़ता है, साउथ में है, आंध्र प्रदेश, फिलहाल तेलंगाना में चला गया, तो उसको आप देखेंगे वारंगल का रामरप्पा मंदिर, ये आपका कहाँ है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में चला गया। तो वारंगल से जो रामरप्पा मंदिर है वहां का, ये काफी फेमस है काकतीय वंश के लिए। रुद्रमा देवी, रुद्रमा देवी के पिताजी का नाम था गणपति देव, और ये दोनों काफी प्रतापी राजा रानी रह चुके वहां के। रुद्रमा देवी सच का थी, और रुद्रमा देवी ने विवाह, क्योंकि गणपति देव जो है सो काफी अपने साम्राज्य का विस्तार के लिए अपनी बेटी रुद्रमा देवी का जो शादी है वीरभद्र के साथ करते हैं, और उनको दो बेटियां होती है। रुद्रमा देवी को चालुक्य वंश के राजा जो थे वीरभद्र, उससे इनका शादी होता है रुद्रमा देवी का, ठीक है। और रुद्रमा देवी पे आप फिल्म भी देखेंगे जिसमें अनुष्का शेट्टी ने रोल किया है, और रुद्रमा देवी के नाम से ही फिल्म आया है, जिसमें अल्लू अर्जुन, राणा डुगाबाती और इनके साथ मिलकर उन्होंने फिल्म की है, ठीक है। और ये फिल्म का जो रिलीज है ये किया गया था, अनुष्का शेट्टी उसमें लीड थी, 26 जून 2015 को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर रुद्रमा देवी से संबंधित कुछ सवाल रहता है तो आसपास में आप देख लेंगे। और अगर काकतीय वंश से सवाल रहेगा तो ध्यान रखना है वारंगल का रामरप्पा मंदिर और कोहिनूर का हीरा सबसे पहले इन्हीं राजाओं के पास था। तो आई होप हमने करीब करीब 9 सवाल का एनालिसिस किया है। रेस्ट सवाल के लिए मेरा सेकेंड वीडियो सीरीज आएगा, जिसमें आप बने रहिए। और अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में, और लाइक्स एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।